हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रीस्टार्ट। मैं हूं शुभम गुप्ता और आज हम लखनवी अंदाज इस चैप्टर को काफी बेहतरीन तरीके से कम समय में चैप्टर की कोर वैल्यू के साथ हम यहां पे इसे समझने जा रहे हैं। लखनवी अंदाज चैप्टर के लेखक जो हैं वो स्वयं यशपाल जी हैं। ठीक है, आपने दुख का अधिकार ऐसी इनकी रचनाओं के बारे में सुना होगा। लखनवी अंदाज ये जो कहानी है ये यशपाल जी ने ये साबित करने के लिए लिखी थी कि बिना कथ्य के कहानी नहीं लिखी जा सकती। कि क्या ये सत्य है, मैं इसके ऊपर आऊंगा। पहले तो ये एक व्यंग है। व्यंग का मतलब क्या होता है? ये जो कहानी है लखनवी अंदाज ये एक व्यंग है। व्यंग मतलब मजाक, एक तरीके से आप कह सकते हैं कि यहाँ पे इस कहानी में एक मजाक उड़ाया गया है। किसका? उस समाज का जो अभी भी दिखावे में बहुत ज्यादा विश्वास रखता है। तो ये कहानी क्या है? एक व्यंग है। दूसरा, उन्होंने ये कहानी ये साबित करने के लिए लिखा था कि बिना कथ्य के कहानी नहीं लिखी जा सकती। इसका क्या मतलब होता है? ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टोरी तो बहुत सिंपल है, आपने सुनी होगी वो खीरे वाली, बट इसकी थीम बहुत ज़्यादा मुश्किल लगती है। बिना कथ्य के कहानी नहीं लिखी जा सकती, इसका मतलब क्या है? देखिए, इसका मतलब है, कथ्य का मतलब होता है स्टोरी। जब भी हम कोई कहानी देखते हैं तो कहानी में बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं। जैसे कहानी में कैरेक्टर अच्छे होने चाहिए। जैसे महाभारत में तो कर्ण है, तो अर्जुन है, तो दुर्योधन है, अश्वत्थामा है, महामहिम भीष्म है, परमात्मा श्री कृष्ण, इतने अच्छे अच्छे कैरेक्टर्स हैं। तो आपको कैरेक्टर किसी भी अच्छी कहानी में, किसी भी अच्छी फिल्म में आपको बहुत अच्छे कैरेक्टर्स चाहिए। आपको बहुत अच्छा प्लॉट चाहिए कि एक दुनिया का सबसे बड़ा युद्ध हो रहा है जैसे महाभारत में हुआ। या फिर आपको प्लॉट चाहिए, प्रेम का प्लॉट चाहिए, तो आप रामायण से उदाहरण ले सकते हैं। आप समझ रहे हो? आपको प्लॉट चाहिए, कोई घटना होनी चाहिए। उस घटना में कैरेक्टर्स कैसे रिएक्ट करते हैं। किसी भी अच्छी कहानी के लिए आपको घटना चाहिए। कहानी या फिल्म के लिए भी, किसी भी अच्छी कहानी के लिए या फिल्म के लिए आपको अच्छे कैरेक्टर्स चाहिए, आपको अच्छा प्लॉट चाहिए, अच्छी घटनाएं चाहिए, ऐसी सिचुएशंस चाहिए कि यार हाँ, कहानी बड़ी कमाल की होनी चाहिए, स्टोरी जबरदस्त होनी चाहिए। हम अक्सर मूवीज में बात करते हैं तो कहते हैं इस मूवी की स्टोरी जबरदस्त है, इसकी तो आपको अच्छी स्टोरी चाहिए। स्टोरी मतलब क्या? एक चेन ऑफ इवेंट्स हो गए ना, कि ये स्टोरी शुरू होती है 1975 से, टाइम ट्रेवल की स्टोरी है। तो आप समझिए, अक्सर ये माना जाता है, मैं और आप भी ये मानते हैं कहीं ना कहीं, कि एक अच्छी कहानी में आपको एक प्लॉट चाहिए, घटनाएं चाहिए और अच्छे पात्र चाहिए, अच्छे कैरेक्टर्स चाहिए। पर क्या ये सच है कि बिना कथ्य के, कथ्य यानी कि बिना अच्छे प्लॉट के, बिना घटनाओं के, बिना अच्छे कैरेक्टर्स के, बिना पात्रों के, क्या ये सच है? क्या ये सत्य है कि बिना घटनाओं और बिना पात्रों के कोई कहानी नहीं लिखी जा सकती? तो इस चीज को साबित करने के लिए वो ये कहानी लिखते हैं। जब आप ये कहानी पढ़ेंगे तो ना तो आपको लेखक का नाम पता है, लेखक यानी कि जो ट्रेन में बैठते हैं नवाब साहब के आगे, मैं आपको आगे बताऊंगा। दो ही कैरेक्टर्स है स्टोरी में, दोनों में से किसी का आपको नाम नहीं पता, किसी के बारे में कुछ आपको पता नहीं है, कोई बहुत भारी भरकम प्लॉट नहीं है स्टोरी का, साधारण सा ट्रेन की यात्रा कर रहे हैं दोनों। लेकिन उसके बावजूद ये कहानी इतनी अद्भुत है कि पढ़ने के बाद एक मुस्कान आ जाती है चेहरे पे। तो यशपाल जी एक दिग्गज लेखक है जिन्होंने ये सिद्ध किया। ठीक है, यशपाल जी, ये तो हो गया बिना कथ्य के कहानी नहीं लिखी जा सकती, उसका मतलब। दूसरा, यशपाल उस पतनशील सामंती वर्ग पर कटाक्ष करते हैं। बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, मूल मैं आपको बताता हूं। जो वर्ग आज भी दिखावे में विश्वास रखता है और एक बनावटी जीवन शैली जी रहा है। जैसे 9th स्टैंडर्ड में एक हरिशंकर परसाई जी का पाठ था, प्रेमचंद के फटे जूते। उसमें प्रेमचंद जी अपनी बीवी के साथ जब फोटो खिंचवाने जाते हैं तो फोटो खिंच जाती है। तो देखा जाता है कि फोटो में जो माँ है, जो देवी जी हैं, प्रेमचंद जी की बीवी जी, उन्होंने तो अच्छे वस्त्र पहने हैं, प्रेमचंद जी ने भी वस्त्र ठीक ही पहने, पर उनका जूता अंगूठे के सिरे से फटा हुआ है। अब वो दिख रहा है फोटो में सामने से कि जूता आगे से जो जूता है आगे से वो फटा हुआ है। अब यहां पे जो है बाद में पता चलता है, पाठ में हरिशंकर परसाई जी बताते हैं कि कई लोग समाज में ऐसे होते हैं जिनका जूता ऊपर से तो अच्छा है पर नीचे से फटा हुआ है। तो जब वो चलते हैं नीचे से फट गया है तो उसमें धूल मिट्टी जाती है, पांव घसता है जमीन में, दुख होता है, पर ऊपर से अच्छे दिख रहे हैं कि मेरा जूता ऊपर से अच्छा है। नवाब साहब बाजार मतलब बगीचे में टहल रहे थे, जेब में एक पुड़िया थी, कुछ खा रहे थे। किसी ने पूछा कि अरे नवाब जी क्या खा रहे हो? बोल रहे हैं बादाम खा रहा हूं। और एकदम से उनका पांव लड़खड़ाया, नवाब साहब गिरे और जेब में से मूंगफलियां निकली। खा रहे हैं मूंगफली और कह रहे हैं बादाम। तो आप समझिए, वो समाज जो बनावटी जीवन जी रहा है और जो उसी को सत्य मानता है, ये पतनशील समाज है, इनका पतन तो होना ही होना है। इस समाज के ऊपर कटाक्ष किया है, इस समाज के ऊपर व्यंग किया है लखनवी अंदाज स्टोरी में। चलिए शुरू करते हैं।
अब कहानी की शुरुआत होती है कि लेखक जो है उनको एक ट्रेन में बैठना होता है। होता क्या है कि लेखक को ट्रेन से कहीं जाना होता है, क्योंकि ये कहानी बिना कथ्य के लिखी गई है। इसमें आपको कोई भी डिटेल नहीं दी गई है। लेखक का नाम क्या था, लेखक की उम्र क्या थी, लेखक को कहां जाना था, अरे कुछ भी बोल देते, कुछ नहीं बताया गया है। क्यों? क्योंकि यशपाल जी ने इस कहानी को यह सिद्ध करने के लिए लिखा है कि बिना कथ्य के भी कहानी लिखी जा सकती है। तो लेखक कहीं जा रहे थे, कोई है व्यक्ति, वो कहीं जा रहे थे। अब क्या हुआ, उनको जाना था कहीं और उनको ट्रेन पकड़नी थी। उसी ट्रेन से जाएंगे। ट्रेन का टाइम लगभग हो गया था, मानो 10 बजे ट्रेन छूटने ही वाली थी। ट्रेन ने सीटी दे दी थी, हॉर्न बजा दिया था कि अब वो निकलेगी। अब लेखक गए जल्दबाजी में टिकट लेने के लिए। हालांकि उनको पास में ही जाना था, बहुत दूर नहीं जाना था, लेकिन उन्होंने फिर भी सेकंड क्लास का टिकट ले लिया। अब इसको भी आपको समझना जरूरी है। सेकंड क्लास मतलब जनरल क्लास नहीं। पहले क्या होता था बच्चों, जैसे फर्स्ट एसी, सेकंड एसी, थर्ड एसी होता है ना, वैसे फर्स्ट क्लास में सबसे अच्छे लोग, एकदम अमीर लोग बैठा करते थे। उसकी टिकट बहुत ज्यादा महंगी होती थी। सेकंड क्लास में नॉर्मल थोड़े और अमीर लोग बैठते थे, और थर्ड क्लास सबसे निचला क्लास माना जाता था। उसमें साधारण जन साधारण लोग एकदम नॉर्मल बैठते थे। तो लेखक इतने अमीर भी नहीं थे कि राजर्षि जैसे फर्स्ट क्लास में बैठ के जाए, तो वो सेकंड क्लास की टिकट लेते हैं। हालांकि उनको पास में ही जाना था, थर्ड क्लास से काम चल जाता है 1-2 घंटे के लिए, पर उन्होंने सोचा नहीं, वो सेकंड क्लास की टिकट महंगी होती है, तो थोड़ा एकांत में बैठने के लिए मिलेगा, बोगी खाली रहेगी, आराम से बैठ के किसी नई कहानी के विषय में सोचूंगा। अब ट्रेन छूटने वाली थी, लेखक एकदम से दौड़ के गए, ट्रेन कहीं छूट ना जाए, और एकदम से उनको सेकंड क्लास का एक छोटा सा डिब्बा दिखा रहे, चलो चढ़ जाओ। लेखक उसी में चढ़ गए। अब इसके बाद क्या होता है, लेखक ने सोचा था कि ये सेकंड क्लास का टिकट कौन ले गए, तो खाली ही डब्बा होगा। ये कहानी बहुत समय पहले की है। उस समय भारत में ये स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इतना अच्छा नहीं था, ज्यादातर लोग थर्ड क्लास से ही ट्रैवल करते थे। अब लेकिन जैसा लेखक ने सोचा था कि डब्बे में कोई नहीं होगा, ऐसा भी नहीं है। वो एक नवाब साहब बैठे थे। अब कई स्टूडेंट्स पूछते हैं लेखक कहीं और क्यों नहीं बैठ गए। सेकंड क्लास के डब्बे पहले जमाने में छोटे होते थे, बहुत बड़े डब्बे नहीं होते थे। तो उस डब्बे में एक नवाब साहब बैठे थे। संयोग से लेखक भी नवाब साहब के सामने वाली बर्थ पे ट्रेन में, यहां नवाब साहब बैठे हैं, है ना, पलथी मार के सीट के ऊपर, और यहां पे लेखक बैठ गए आकर के। ठीक है, सामने दो नवाब साहब पलथी मार के बैठे थे, और सामने 2 ताजे चिकने खीरे तौलिए के ऊपर, सामने टेबल पे एक तौलिया बिछाया था, उसके ऊपर 2 खीरे ताजे चिकने रखे थे। अब आए तो नवाब साहब ने संगति के लिए उत्साह नहीं दिखाया। जब लेखक आए तो नवाब साहब का भी इंटरेस्ट नहीं था, उनको भी अच्छा नहीं लगा। अब लेखक ये गेस करने की कोशिश करते हैं कि नवाब साहब को मेरा एकाएक आ जाना अच्छा क्यों नहीं लगा। तो सोचते हैं कि ऐसा हो सकता है कि मेरी तरह नवाब साहब ने भी सोचा होगा कि मैं अकेले यात्रा करूंगा, एकदम खाली डिब्बा मिलेगा, और एकदम से किसी को आता देख उनको अच्छा नहीं लगा होगा, अचरज में पड़ गए होंगे। दूसरा, शायद नवाब साहब ने ये सोचा होगा कि क्योंकि इस बोगी में कोई आता नहीं है, सेकंड क्लास की टिकट कोई खरीदता नहीं है, मैं अकेले रहूंगा, आराम से खीरे खाऊंगा। अब किसी के सामने खाना थोड़ा वो संकोच होता है ना, शायद इस वजह से नवाब साहब को संकोच हो रहा होगा। अब तक क्या हुआ है कि दोनों आमने सामने बैठे हैं, नवाब साहब और लेखक, पर दोनों में से कोई किसी से बात नहीं कर रहा, दोनों एक दूसरे को इग्नोर कर रहे हैं, कोई एक दूसरे को देख नहीं रहा। लेखक कभी कभी कनखियों से, कनखी यानी कि ऐसे देखते हो तिरछी नजर से, कभी कभी कनखियों से नवाब साहब को देखते हो, और नवाब साहब बस ऐसे पलथी मारे हुए खिड़की के बाहर ही देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब एकदम से नवाब साहब बोल पड़ते हैं, ओह। नवाब साहब ने सहसा हमें संबोधन किया, आदाब अर्ज जनाब, खीरे का शौक फरमाएंगे। अब लेखक को ये अच्छा नहीं लगा कि इतनी देर से तो तुम मुझे इग्नोर कर रहे थे, एकदम से तुम बोल रहे हो कि आप खीरे का शौक फरमाओगे। लेखक समझ गए कि ये फॉर्मेलिटी निभा रहे हैं, इनका कोई इंटरेस्ट नहीं है हमें खीरा देने में। शराफत का गुमान बनाए रखने के लिए हमें भी मामूली लोगों की हरकत में लथेड़ लेना चाहते हैं। ये कहानी शुरू ही होती है कि ये कटाक्ष है, ये एक व्यंग है उन लोगों पे जो एक बनावटी जीवन शैली जी रहे हैं, और भले अंदर से वो मूंगफली हो पर बाहर से अपने आप को बादाम दिखाने में लगे हुए हैं। भले ही जूता नीचे से फटा हो पर ऊपर से बस अच्छा दिखना चाहिए। ऐसे लोग जो हैं उनके ऊपर ये पाठ कटाक्ष है। लेखक ने बोला ये फॉर्मेलिटी कर रहे, नहीं जाने दो। अब नवाब साहब ने फिर खिड़की के बाहर देखा, फिर खिड़की के बाहर देखने लगे, और फिर कुछ दृढ़ निश्चय करके एकदम से जो है वो जो 2 खीरे थे, 2 खीरों को उठाया, नीचे से तौलिया निकाला, है ना, और सीट के नीचे एक लोटा था, वो लोटा निकाला, दोनों खीरे लिए और खिड़की के बाहर जो है धो दिए। उसके बाद लोटा वापस सीट के नीचे रखा, वो जो तौलिया था उसी से एक एक करके दोनों खीरों को पोंछा।
उसके बाद उनके पास चाकू था, उससे उन्होंने खीरे को चीरा। उसके बाद खीरे को गोद करके यानी कि खीरे का जो सिरा होता है, जैसे मान लो ये खीरा है तो खीरे का जो सिरा होता है उसमें कड़वा रस होता है, तो उसको थोड़ा सा ऐसे प्रेस करते हैं, जैसे आम का पस नहीं निकालते खाने से पहले, उसको थोड़ा प्रेस करते हैं तो उसका कड़वा रस जो है निकल जाता है, ऐसे किया। उसके बाद खीरे को, उसकी फांकों को काटा उन्होंने, इस तरीके से पूरा खीरे का व्यवस्था किया, ठीक है। उसके बाद उन्होंने क्या किया, नवाब साहब कुछ मसाला भी अपने साथ लेके आ गए थे, काला नमक, मिर्च ऐसे, और वो एक एक करके खीरे के एक एक फाक के ऊपर जो है उन्होंने लगाया। पूरी व्यवस्था कर दी खीरा खाने की। उसके बाद फिर एक बार लेखक से फॉर्मेलिटी के लिए पूछा, है ना। अब लेखक ये कहते हैं कि जब नवाब साहब खीरा बना रहे थे तो उस बनाते हुए खीरे के ऊपर मस्त नमक डालना, ना काला नमक मिर्ची डालना, अभी तो खाऊंगा, है ना। तो उनके मुंह में कहीं ना कहीं पानी आ रहा था, लेखक के भी मन में कहीं ना कहीं आ रहा था खीरा खाने का लालच, बट लेखक ने कुछ कहा नहीं। नवाब साहब फिर एक बार पूछते हैं, वल्लाह शौक कीजिए, लखनऊ का बालम खीरा है। जैसे आम में अनेक प्रकार होते हैं, बादामी आम है या फिर बहुत सारे आम के, या तो अरे तोतापुरी आम है, बादामी आम है, वैसे खीरे में भी एक कैटेगरी होती है, बालम खीरा है, बड़ा अच्छा खीरा है ना। नमक मिर्च छिड़क देने की वजह से वो पानी छोड़ देता है, जैसे खीरे पे आप नमक डाल दो ना तो खीरा थोड़ा थोड़ा पानी छोड़ देता है, ऊपर से गीला हो जाता है, बड़ा अच्छा लग रहा था। लेकिन लेखक ने बोला कि नहीं नहीं यार, अभी क्या है, एक बार इनकार कर चुके थे, लेकिन इनकार कर चुके थे, दोबारा क्या है ऐसे खा लेना, मना कर दिया, शुक्रिया, इस वक्त तलब महसूस नहीं हो रही। देखो यहाँ लेखक भी उर्दू में थोड़ा बात कर रहे हैं कि तलब यानी कि मेरा मन नहीं कर रहा, उनका मैदा भी बड़ा कमजोर है। लेखक कहते हैं कि मैदा यानी कि पेट, उनका पेट भी ठीक नहीं है, तो ऐसा बहाना बना के वो मना कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद नवाब साहब फिर खिड़की के बाहर देखने लगते हैं, पता नहीं फिर कुछ सोचते हैं, और उसके बाद क्या करते हैं कि एक एक खीरे की फाक को लेते हैं जो काटा था, देखते हैं और उसको सूंघते हैं, मन ही मन जैसे खीरे का स्वाद लेते हैं, और खिड़की के बाहर फिर दूसरा, और उसके बाद इस तरीके से करते हैं। उसके बाद जो है फिर सीट के नीचे से लोटा निकालते हैं, बाहर हाथ धोते हैं खिड़की के बाहर, कि मानो खाना खाए हैं फिर लोटा रख के ऐसे करके, और उसके बाद पलथी तो मार रही थी, ऐसे लेट करके ऐसे अपनी नवाबी आंखों से इनको देख रहे होते हैं लेखक को, मानो बता रहे हो कि ये होता है रईसों का तरीका, है ना होठों के पास ले जाते हैं, खीरे को खाते नहीं है, एक एक फाक को, एक एक पीस को सूंघते हैं, आनंद में पलके मूंदते हैं, जैसे मानो मनी मन आनंद ले लिया, थूक घोटते हैं, और उसके बाद एक एक करके खिड़की के फाकों को फेंक देते हैं, ठीक है ना। और फिर गर्व से गुलाबी आंखों से हमारी ओर देख लिया, मानो कह रहे हो कि यह है खानदानी रईसों का तरीका। नवाब साहब खीरे की तैयारी और इस्तेमाल से थक कर लेट गए, बड़ा मेहनत किया ना, सीट के नीचे से लोटा निकाल के धोआ अरे समझ रहे हो, तो वो थक गए थे बड़े साहब, तो लेट गए। अब इतना ही नहीं, आगे तुम देखो, है ना, आगे तुम देखो, ठीक है। नवाब साहब की ओर से भर पेट के ऊंचे डकार भी आ गई, मतलब नवाब साहब को डकार भी आ जाती है, बड़ा बढ़िया। फिर नवाब साहब बोलते हैं, खीरा है तो बड़ा लजीज, पर लजीज होता है लेकिन शकील नामुराद मैदे पर बोझ डालता है, कि खीरा होता तो बड़ा अच्छा है पर पेट पे थोड़ा सा बोझ डालता है ना, थोड़ी गैस बन गई, थोड़ी डकार निकल गया, है ना अब लेखक मन ही मन नवाब साहब को यहाँ प्रणाम करते हैं, हाथ जोड़ के नहीं, मन ही मन प्रणाम करते हैं। ज्ञान चक्षु खुल गए, मेरे ज्ञान के नेत्र खुल गए, पहचाना ये है नई कहानी के लेखक। अगर खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से पेट भर जाने का डकार आ सकता है, तो बिना विचार, घटना और पात्र, इसी को कथ्य कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? कथ्य कहते हैं। यानी कि बिना किसी थॉट के, बिना किसी घटना के, या बिना किसी प्लॉट के, बिना पात्र के, या बिना क्या हो गया, हाँ, बिना कैरेक्टर्स के लेखक की इच्छा मात्र से नई कहानी क्या नहीं बन सकती। अब यहाँ पे वो इसका उत्तर नहीं देते, बन सकती है या नहीं बन सकती, ये आपको खुद बताना है कि नई कहानी क्या बन सकती है या नहीं बन सकती है। आप समझ रहे हो? तो इसका उत्तर है कहानी बन सकती है। यशपाल जी अंत में यही कहते हैं कि जब खीरे को सिर्फ सूंघ करके आदमी का पेट भर जाए, डकार आ जाए, ये संभव है, तो बिना किसी प्लॉट के, बिना किसी कैरेक्टर के, क्या सिर्फ मन से लेखक सिर्फ अपनी इच्छा मात्र से कोई कहानी नहीं लिख सकता, है ना? अब वो क्वेश्चन मार्क पे छोड़ देते हैं, ओपन टू एंड। अगर इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो आप लिखेंगे हाँ, ये सत्य है कि बिना कथ्य के भी एक अच्छी कहानी लिखी जा सकती है। हालांकि इसकी संभावनाएं थोड़ी कम होती है, पर जैसा कि हमने यशपाल जी की रचना लखनवी अंदाज में देखा कि बिना कथ्य के
कहानियां लिखी जा सकती है, जिन कहानियों में कहीं ना कहीं बहुत कम पात्रों के साथ या बिना कथ्य के भी आप अच्छी कहानी लिख सकते हैं। फिर आप एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे यशपाल जी की कहानी में हमें पात्रों के बारे में नहीं पता, उनके नामों के विषय में कुछ नहीं पता, किंतु उसके बाद भी एक कहानी एक नैतिक मूल्य भी हमें सिखाती है कि दिखावेपन से बचना चाहिए, और एक बेहतरीन कहानी साबित होती है। तो ये है स्टूडेंट्स यशपाल जी का पाठ, जिसको हम कहते हैं लखनवी अंदाज। ठीक है, ये पाठ एक व्यंग है, एक कटाक्ष है, किनके ऊपर? उस समाज के वर्ग के ऊपर जो दिखावी, जो पतनशील है, जिनका पतन होना, वो तो बर्बाद होना उनका तय है, उस पतनशील सामंती वर्ग के ऊपर जो दिखावे को ही अपना सब कुछ मानते हैं। तो स्टूडेंट्स, मैं हूं शुभम गुप्ता, ये था लखनवी अंदाज। मैं उम्मीद करता हूं कि आप ज्ञान के साथ गुण भी सीख करके गए होंगे। आपके समय के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।